नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th साइंस के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं जिसका नाम है पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। मेनली डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो न्यू एनसीईआरटी के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द इमेंस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट हैबिटेट्स ऑन अर्थ। अब आपको पता होगा अर्थ में कई तरीके के हैबिटेट्स हैं। तो अलग अलग हैबिटेट्स पे जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलती है, तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है। वो टर्म क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैरायटी आप अगर देखेंगे तो बैक्टीरिया से स्टार्ट होती है और बड़े बड़े ट्रीज तक जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से लेकर ट्रीज तक की वैरायटी देखने को मिलती है हम लोग को। स्पीशीज दैट आर स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। तो देखिए ऐसी कुछ स्पीशीज होती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में ही पाई जाती है एंड नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स, और बाकी और जगह नेचुरली नहीं पाई जाती। तो ऐसी स्पीशीज को एग्जॉटिक नहीं कहते, एक्सटिंक्ट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। एग्जॉटिक स्पीशी का मतलब हो गया जो बाहर से आती है, जो फॉरेन स्पीशीज होती है उसको एग्जॉटिक कहा जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुकी है। इन्वेजिव मतलब जो भी बाहर से आ रही है, इन्वेड कर दी है और उसने जो नेचुरल स्पीशी थी उसको एक तरीके से बाईपास कर दिया, खत्म कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडेमिक स्पीशी इन इंडिया। अब इसमें कौन सी ऐसी एंडेमिक स्पीशी नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो लॉयन टेल्ड मैकाऊ, अगर इसको देखेंगे तो ये एंडेमिक स्पीशी है। इसके बाद नीलगिरी थार भी एंडेमिक स्पीशी है। नेपंथीस खासियाना ये भी एंडेमिक है। ग्रेट हॉर्नबिल ये एंडेमिक स्पीशी नहीं है। ये इंडिया में अगर देखा जाए तो अलग अलग पार्ट्स में, मतलब एशिया के अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती है। और इसमें अगर देखा जाए पाक्के जो नेशनल पार्क है, पाक्के नेशनल पार्क, ठीक है, वहां पर इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। 4 स्पीशीज इसकी पाई जाती है। तो ये एक एंडेमिक स्पीशी नहीं है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, ये और भी जगह पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पाई जाएगी। A region in endemic species that has undergone significant habitat loss is defined as। देखिए एक ऐसे रीजन के बारे में बात हो रही है जहां पर एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ वहां पर क्या हो गया है, हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो इस रीजन को क्या कहा जाएगा? तो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 4 आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मेनली देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको हिमालयाज में मिलेगा, एक सुंडालैंड मिलेगा, ठीक है, एक वेस्टर्न घाट्स मिलेगा, और एक इंडो म्यांमार जो एरिया है उसका जो बॉर्डर है वहां पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का, ये बताना है। थार डेजर्ट नहीं है, कैंजेटिक प्लेन भी नहीं है, सुंडालैंड है। और सुंडालैंड में निकोबार आइलैंड को इंक्लूड किया गया, बात याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था एंशियंट लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ क्लासिफाइंग लैंडस्केप इन बायोटा नोन एज संगम टिनाई। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो संगम टिनाई है वो किस रीजन के कल्चरल हेरिटेज से बिलोंग करता है। संगम टिनाई के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो संगम टिनाई अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है। ठीक है, एंशियंट साउथ इंडियन ट्रेडिशन है, जिसमें क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है लैंडस्केप का और बायोटा का। तो एंशियंट साउथ इंडियन ट्रेडिशन विल बी द करेक्ट आंसर। इसी में क्लासिफिकेशन हुआ है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जो भी लैंडस्केप्स हैं उसका क्लासिफिकेशन संगम टिनाई में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट लाइक ऋग्वेद एंड बृहत संहिता क्लासिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन। तो ऋग्वेद और बृहत संहिता में अगर देखा जाए तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है एनिमल्स का वो किस हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है? तो डीएनए और जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं हुआ है, हैबिटेट, बिहेवियर पैटर्न्स और इकोलॉजिकल रोल इसके हिसाब से हुआ है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 8th कह रहा है पाक्के टाइगर रिजर्व। अब देखिए पाक्के टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, यही मेनली आपसे पूछा गया है। तो पाक्के टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में और क्या दिया गया, फेमस फॉर सपोर्टिंग 4 डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल। तो यहाँ पर 4 स्पीशीज पाई जाती हैं हॉर्नबिल की। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, विच हॉर्नबिल स्पीशीज नॉट अमंग द 4 स्पीशी फाउंड इन पाक्के टाइगर रिजर्व।
तो पाक्के टाइगर रिजर्व में कौन सी स्पीशी नहीं पाई जाती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो रूफस नेक्ड हॉर्नबिल पाई जाती है, ग्रेट हॉर्नबिल भी पाई जाती है, रेड हॉर्नबिल भी पाई जाती है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल ये नहीं पाई जाती। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह ओरिएंटल पाइड होना चाहिए। ठीक है, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। हु प्रपोज्ड अर्लीस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 4th सेंचुरी बीसी बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो हैबिटेट के हिसाब से आपको बताना है किसने प्रपोज किया था सबसे पुराना आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4th बीसी की बात हो रही है, एरिस्टोटल ने किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने मेनली हैबिटेट के हिसाब से किया था कि कौन लैंड पे रहता है, कौन से एनिमल लैंड पे रहते हैं, कौन से एनिमल वाटर में रहते हैं, कौन से एनिमल एयर में रहते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, और बाकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन सबसे पहली बार अरिस्टोटल ने किया था। Carolus Linnaeus introduced two kingdom classification system in 1758। तो कैरेलियस लाइनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1758 में। अब ये दो किंगडम का नाम क्या था, तो दो किंगडम बहुत सिंपल से प्लांट और एनिमल थे, तो प्लांटे और एनिमेलिया, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th पे आते हैं। द किंगडम प्रोटिस्टा वाज एडेड टू इंक्लूड विच इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन 1866 बाय। अब देखिए, जो दो हमने देखा प्लांटे और एनिमेलिया, इसमें प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, और प्रोटिस्टा क्या है, एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो 1866 में इसको इंक्लूड किया गया। किसने इंक्लूड किया था, तो ये इंक्लूड किया था अर्नस्ट हैकेल ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसको ऐड कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1938, अब देखिए 19 सेंचुरी में आ गए। तो 1938 में क्या है, हर्बर्ट सी कोपलैंड प्रपोज दी फोर किंगडम सिस्टम। तो हमने क्या देखा अभी, प्लांट और एनिमल तो सबसे पहले ही देख लिया था। इसके बाद प्रोटिस्टा देखा, प्रोटिस्टा के बाद कोपलैंड जो है एक नया फिर जोड़ देंगे। वो किसको जोड़ेंगे, तो ये मोनेरा को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। इसमें इन्होंने चार किंगडम बताए, तो प्रोटिस्टा के साथ प्लांट एनिमल, प्लांटे एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, और अगला क्या हो गया, मोनेरा हो गया। ये कोपलैंड ने इसको जोड़ा था। तो 13th क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मोनेरा क्या होते हैं, इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ये आप लोग याद कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से भी होंगे। ठीक है, सिंगल सेल्ड होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, और साथ ही साथ सिंगल सेल्ड होंगे। ये दो बातें आप लोग फिलहाल याद रख सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टी किसकी हैं, प्रोकैरियोटिक की हैं। रॉबर्ट एच विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ईयर। तो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने किया है। तो रॉबर्ट विटेकर ने जो किया है, कब किया, ईयर पूछा गया है, तो 1969 में किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Which of the following criteria is not a fundamental basis for Whittaker 5 kingdom classification? तो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, उसमें क्या इन्होंने क्राइटेरिया नहीं लिया। सेल टाइप का क्राइटेरिया लिया था, सेल वॉल की एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस का भी क्राइटेरिया लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इकोलॉजिकल रोल का भी क्राइटेरिया लिया। किसका क्राइटेरिया नहीं लिया था, बॉडी कलर और साउंड प्रोडक्शन का क्राइटेरिया नहीं लिया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा गया है। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर कैरेक्टरिस्टिकली, मतलब मोनेरा के बारे में पूछा गया है कि जो मोनेरा होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे। तो यूनिसेलर भी होंगे, प्रोकैरियोटिक भी होंगे, भी हमने आपको बताया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। विच फोटोसिंथेटिक, देखिए यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप चाहें तो दे सकते हैं, पता होना चाहिए। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एर्किया हो गया, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। Which photosynthetic prokaryotes were among the first organism to release oxygen into अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से थे जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी है अर्थ एटमॉस्फेयर में, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन कह रहा है, एंशियंट फॉसिल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट प्रोवाइड अर्ली एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड आर फाउंड इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश आर कॉल्ड।
तो देखिए एंशिएंट फॉसिल्स की बात करी गई साइनोबैक्टीरिया की, जिन्होंने अर्ली एविडेंस दिए हैं लाइफ अर्थ पे जो लाइफ आई है उसकी वजह से आई है, साइनोबैक्टीरिया ने जो ऑक्सीजन रिलीज की उसकी वजह से आई है, और इसके एविडेंसेस आज हम लोग को राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हु इज प्रॉपरली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस। तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस किसको कहा जाता है, ये बताना है आपको। इन्होंने किया क्या था, तो पहला इन्होंने साइंटिफिक बायोगैस प्लांट 1957 में सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां सेटअप किया था। तो ये राम बख्श सिंह है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोगैस इनको कहा जाता है। 20th क्वेश्चन कह रहा है किंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा से इनमें कौन बिलोंग करता है, लैक्टोबैसिलस राइजोबियम पैरामीशियम जो है ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोटिस्टा भी हमने आपको बताया था यूनिसेलर होते हैं और साथ ही साथ यूकेरियोटिक होते हैं। याद रखिएगा प्रोटिस्टा जो है प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकेरियोटिक है। ठीक है, और साथ ही साथ कैसे होंगे, यूनिसेलर होंगे, मतलब ट्रू न्यूक्लियस तो होगा लेकिन यूनिसेलर है वो। तो यहाँ पर पैरामीशियम जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, एस्परजिलस अगर देखा जाए ये क्या है, तो एस्परजिलस आपको पता होना चाहिए ये फंगस में आएगा। लैक्टोबैसिलस क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये भी इसमें नहीं आएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे राइजोबियम, राइजोबियम भी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी देखने को मिलेगा आपको राइजोबियम भी, मतलब मोनेरा में आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द स्ट्रक्चरल मटेरियल दैट फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन किंगडम फंगाई। फंगाई में जो सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई होती है, ये बताना है आपको। तो चिटिन की बनी होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है, बात याद रखिएगा, रिजिड सेल वॉल होती है जो चिटिन की बनी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं, वाई इज यीस्ट क्लासिफाइड अंडर किंगडम फंगाई। अब यीस्ट को फंगाई किंगडम में क्यों रखा जाता है जबकि ये यूनिसेलर है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फोटोसिंथेटिक होता है यीस्ट, नहीं। इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिंग एंड इट इज हेट्रोट्रॉफिक यूकेरियोट, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का नहीं बना है, किसका बना हुआ है, चिटिन का बना हुआ है, और साथ ही साथ ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, यूकेरियोट होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी वजह से इसको हम लोग ने अलग किंगडम फंगाई में रखा है ईस्ट को। द नेटवर्क ऑफ फाइन फिलामेंट्स थ्रू विच फंगाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जो फंगाई होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो कुछ फिलामेंट्स होते हैं इनके अंदर, उन फिलामेंट्स को क्या कहा जाता है, राइजोइड नहीं कहा जाता, इनको माइसीलियम कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो माइसीलियम क्या करता है, हेल्प करता है फंगाई को न्यूट्रिएंट्स लेने में डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से। अगर मान लीजिए पूछा था किसके थ्रू ये लेता है, तो जो फंगाई होते हैं किसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो कहलाएगा हाइफे। ठीक है, हाइफे के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, और यही हाइफे मिलके बहुत सारा एक नेटवर्क बना देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। लाइकेन रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा लाइकेन में, तो किसके किसके बीच में देखने को मिलता है, तो एल्गा और फंगस के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो एल्गे हो गया और फंगस हो गया, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। Lichens are widely used for environmental scientists and local villagers as natural bioindicators। तो लाइकेन जो है नेचुरल बायोइंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। ये मेनली एयर क्वालिटी और एयर पोल्यूशन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है तो लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिससे पता चल जाता है जो हवा है वो दूषित है, खराब है, पोल्यूटेड है। Which plant group has an undifferentiated body known as thallus and is mostly aquatic। तो आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जो ज्यादातर क्या होंगे, पहली बात एक्वेटिक होंगे, और उनमें क्या होगा, उनकी बॉडी में एक थैलस होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, थैलोफाइटा का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एल्गे है जिसका नाम स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वाई आर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मर्केंटिया है और यहाँ पर मॉसेस है। कॉल्ड दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं,
दे कैन जंप लाइक फ्रॉग्स नहीं, दे लिव ऑन लैंड बट स्ट्रिक्टली रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है कि लैंड पे रह सकते हैं लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। रूट लाइक एंकर स्ट्रक्चर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स इस प्लेस ऑफ ट्रू रूट्स आर कॉल्ड। देखिए क्या कहा गया है कि एंकर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पर ट्रू रूट्स देखने को नहीं मिलती है, तो वो जो एंकर स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक एंकर स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको राइजोइड्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेनली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और एंकर क्रिएट करता है, होल्ड करने में हेल्प करेगा। विच इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स टू इवॉल्व ट्रू रूट्स। तो पहली बार ट्रू रूट्स जो है किस लैंड प्लांट में आई, इसमें ट्रू रूट्स आया, स्टेम्स आई, लीव्स आई, वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिले, जाइलम और फ्लोएम जो कहलाते हैं। तो ये किस लैंड प्लांट के बारे में बात हो रही है, किस कैटेगरी ऑफ प्लांट के बारे में बात हो रही है, तो ये टेरिडोफाइटा के बारे में बात हो रही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और टेरिडोफाइटा का एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, फर्न। फर्न क्या है, टेरिडोफाइटा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th। प्लांट लाइक पाइन्स एंड साइकेड्स दैट प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। देखिए जो पाइन्स और साइकेड्स हैं, ये क्या करते हैं, नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो फ्रूट में इंक्लोज नहीं होती है। ये किससे बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करेंगे जिम्नोस्पर्म से। तो नेकेड सीड प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वो जिम्नोस्पर्म है। अगर सीड ढकी हुई होती, फ्रूट के अंदर होती, तो उसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्टिव इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर्स एक्सक्लूसिव टू। तो देखिए फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये किस में देखने को मिलते हैं, तो ये एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। और जो सीड्स होती है वो इसी फ्रूट के अंदर आपको देखने को मिलती है। Which 17th century botanical treatise on Indian plants was compiled by Hendrik van Riede। देखिए यहाँ पर अब पूछा गया है, एक किताब है या एक जनरल टाइप का है जो हेनरिक वैन रीडे ने प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ इंडियन हर्बलिस्ट इटी अचूदन से। मतलब इनके साथ मिलके, इटी अचूदन के साथ मिलके इन्होंने प्रिपेयर किया था। ये इसका नाम आपको पूछा गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है होल्टस मैलाबेरिकस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एनिमल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में कॉर्डेटा नहीं होता है या कॉर्डेट नहीं होते हैं, और दूसरे कॉर्डेट कहलाएंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। तो ये किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से है, नोटोकॉर्ड के हिसाब से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट कहा जाएगा, जिसमें नोटोकॉर्ड होगा उसको कॉर्डेट्स कहा जाएगा। विच एनिमल फाइलम लैक ट्रू न्यूक्लियस। देखिए ट्रू टिश्यूज आपसे पूछा गया, कौन सा ऐसा एनिमल फाइबर फाइलम है जिसमें ट्रू टिश्यूज नहीं होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते हैं, पजेसिंग अ फुल बॉडी ऑफ पोर्स। तो पूरी पूरी बॉडी किससे बनी हुई होती है, केवल पोर से बनी हुई होती है। ठीक है, थ्रू विच वाटर सर्कुलेट्स, और इन्हीं में वाटर सर्कुलेट करता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, पॉरीफेरा के बारे में बात हो रही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्पॉन्ज जो होता है, ठीक है, स्पॉन्ज जो होते हैं वो इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा। हाइड्रा जेलीफिश एंड कोरल्स एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हाइड्रा जेलीफिश और कोरल में। एंड टेंटिकल्स इसमें होते हैं फॉर प्रे कैप्चर, प्रे को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स होते हैं। ये किससे बिलोंग करते हैं ये बताना है, तो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Which phylum marks the beginning of bilateral symmetry, directional movement and flattened unsegmented bodies। देखिए किसी फाइलम के बारे में बात करी गई है, कई सारी प्रॉपर्टी दी गई है कि इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगा और अनसेगमेंटेड फ्लैटेंड बॉडी देखने को मिलेगी। तो किसके बारे में बात हो रही है, तो फ्लैट बॉडी है ना, तो इसका मतलब क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्लैट वॉर्म का। फ्लैट वॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को यहाँ मिलता है। राउंड वॉर्म्स लाइक एस्कैरिस बिलोंग टू नीमाटोडा एंड डिफर फ्रॉम फ्लैट वॉर्म्स बाई हैविंग। देखिए राउंड वॉर्म्स जो है जैसे एस्कैरिस हो गया, तो ये किससे बिलोंग करता है, नीमाटोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन ये फ्लैट वॉर्म से क्यों अलग है, क्या इसके अंदर ऐसा है जो फ्लैट वॉर्म से इसको अलग बना देता है, तो बाई हैविंग हार्ड एक्सोस्केलेटन तो नहीं है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद टू ओपनिंग्स, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है जिसमें दो ओपनिंग्स होती है, एक माउथ होता है और एक क्या होता है, एनस होता है। तो यही डिफरेंस है राउंड वॉर्म और नीमाटोडा में। ठीक है, मतलब राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म में, राउंड वॉर्म तो नीमाटोडा ही है। आगे बढ़ते हैं, ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन एंड ऑर्गन सिस्टम
लेवल ऑर्गेनाइजेशन विद मस्कुलर लोकोमोशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे दिया गया अर्थवर्म, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक। एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक याद रखेगा, पहला पूरी पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, दूसरा ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है, मस्कुलर मसल से ये लोकोमोशन करते हैं, तो ये क्या है, एनालिडा है। इंसेक्ट, क्रैब्स, स्पाइडर बिलोंग टू लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो इंसेक्ट हो गए, क्रैब हो गए, स्पाइडर हो गए, तो ये सबसे बड़े एनिमल फाइलम में गिना जाता है इनको। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, चिटिनस या चिटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। तो ये किस फाइलम के बारे में बात हो रही है, तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ये मेनली आपसे पूछा गया, तो ये आर्थ्रोपोडा के बारे में बात हो रही है। तो 39 क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है। 40th कह रहा है स्नेल्स, स्क्विड्स, ऑक्टोपस हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडीज। तो देखिए इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ऑफन प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल, और इनको प्रोटेक्शन के लिए हार्ड शेल होता है इनके बाहर। ये किससे बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरीज बिलोंग करेंगे, तो ये मोलस्का से बिलोंग करेंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोलस्का इज द करेक्ट आंसर। 41st कह रहा है स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स possess spiny skin and hard internal skeleton made up of calcium carbonate they belong to। क्या कहा गया है इसमें, स्टारफिश के बारे में बात करी गई है, सी अर्चिन के बारे में बात करी गई है। इनमें अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, स्पिनी स्किन होती है और इंटरनल स्केलेटन इनका बड़ा हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किससे बिलोंग करते हैं ये, तो ये एनकायोडर्मेटा होते हैं या एकाइनोडर्मेटा होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, एम्फिक्शियस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ट्रांजिशनल ग्रुप। अब देखिए एम्फिक्शियस के बारे में पूछा गया है, ये किस ट्रांजिशनल ग्रुप से बिलोंग करता है। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको दी गई है, इट पॉजेस अ नोटोकॉर्ड एट लीस्ट वंस इन इट्स लाइफ टाइम। नोटोकॉर्ड होता है, हमेशा नहीं रहेगा, एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास नोटोकॉर्ड रहेगा। विदाउट फॉर्मिंग अ ट्रू बैकबोन, और ट्रू बैकबोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो किसके बारे में बात हो रही है, तो ये प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में बात हो रही है, प्रोटोकॉर्डेट्स में ये आएगा। तो प्रोटोकॉर्डेट का एग्जांपल एम्फिक्शियस है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको एक लाइफ में एक बार ऐसा होगा, एक बार एक लाइफ टाइम लाइफ साइकिल में एक बार ऐसा जरूर होगा जब इसके पास नोटोकॉर्ड आएगा, लेकिन वो बैकबोन में आगे चल के डेवलप नहीं होता है। अरेंजिंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक फॉलोज विच हायरार्किकल सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, केएफसी, केएफसी तो आप लोग ने सुना ही होगा, वो दुकान जो होती है केएफसी, जो मतलब मॉल वॉल में देखने को मिलता है, OFGS। ठीक है, तो केएफसी ऑफ जीएस, तो ऐसे याद कर सकते हैं, केएफसी है, किसका केएफसी है, ऑफ जनरल स्टडीज का केएफसी है, तो केएफसी ऑफ जीएस, ऐसे इसको याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है, किंगडम है, फैमिली है, मतलब अच्छा केएफसी नहीं, केपीसी है, केपीसी है, केपीसी, केएफसी गलत हो गया था, केपीसी है, ऑफ एफ तो यहाँ आया ना, तो केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस, केएफसी मत याद करिएगा गलत हो जाएगा, केपीसी ऑफ जीएस है। तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गई, जीनस हो गई, लास्ट में क्या है, स्पीशीज है। तो केपीसी ऑफ जीएस, ऐसे इसको याद किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन फिलहाल इसका बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर को फॉलो करना है, देखिए पैंथेरा टाइग्रिस होता है तो सबको पता है, लेकिन नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि पहली चीज इटैलिक्स में लिखा जाएगा, दूसरा क्या होगा, पहला वर्ड जो होगा कैपिटल होगा, लेकिन स्पेस के बाद जो दूसरा वर्ड होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हु इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन 18th सेंचुरी। तो नोमेनक्लेचर का जो बाइनोमियल सिस्टम दिया, ये किसने दिया, ये आपको बताना है। तो कैरेलस लाइनियस ने दिया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, इन 1977 कार्ल वोस प्रपोज द थ्री डोमेन सिस्टम बेस्ड ऑन जेनेटिक डीएनए आरएनए डेटा, व्हाट आर दीज थ्री डोमेन्स। तो तीन डोमेन के बारे में बात करी है कार्ल वोस ने 1977 में। अब ये बताना है तीन डोमेन जो होते हैं जिसके बारे में बात करी गई, ये तीन डोमेन क्या हैं। ठीक है, तो तीन डोमेन है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 47 क्वेश्चन कह रहा है द पर्पल फ्रॉग, एक पर्पल फ्रॉग है, उसका अगर देखा जाए तो उसका साइंटिफिक नेम ये है, डिस्कवर्ड इन 2003 इन केरला।
तो 2003 में इसकी डिस्कवरी हुई थी केरला में। डिराइव इट्स स्पीशीज नेम सह्याद्रीज फ्रॉम। अब देखिए, सह्याद्री आपको पता होगा किसको सह्याद्री कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कहा जाता है। तो ये सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स हिल से अपना नाम डिराइव करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। पर्पल फ्रॉग है। इसकी फोटो एनसीईआरटी में बनी हुई है, बड़ी अच्छी फोटो है, देख लीजिएगा। Which eminent Indian scientist founded the Institute of Paleosciences in Lucknow and pioneered the study of plant fossils? तो plant fossils के बारे में इन्होंने बहुत स्टडी करी है, और एक मतलब एक बहुत ही एमिनेंट जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो फाउंडर रहे हैं पैलियो साइंसेस के लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट है, वो किसके बारे में बात हो रही है? बीरबल साहनी के बारे में बात हो रही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 49 कह रहा है द यूनिक फ्लोटिंग ग्रासलैंड दैट कॉल्ड फुमडीज। अब देखिए, फ्लोटिंग ग्रासलैंड से जिनको फुमडी कहा जाता है, ये मेनली लोकटक लेक जो केबल लामजाओर नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, मणिपुर में है ये, वहां पर ये फुमडीज देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक होती है ये। आर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ विच इंडेंजर्ड एनिमल। तो किसकी ये नेचुरल हैबिटेट है, कौन सा ऐसा जानवर यहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर संगाई पाई जाती है। संगाई को ही डांसिंग डियर भी कहते हैं, तो संगाई यहाँ पर देखने को मिलता है। 50th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आज का आखिरी सवाल है। वाई आर वायरसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें आपको वायरस देखने को नहीं मिलेगा किसी भी जगह पे। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? दे आर मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल गलत है। दे आर ए सेलर एंड डू नॉट शो सेलर ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड अ होस्ट सेल। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो वायरस होते हैं ये जब होस्ट के बाहर होते हैं तो एक तरीके से डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं। इस वजह से विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया है किसी भी जगह पे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो इस चैप्टर के हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा नोट्स आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। बाकी और चैप्टर्स हैं जिसके एमसीक्यूज बनाए गए हैं, उसको भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।